तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं, सीधे आपको ले चलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू हो गया है। बजट सत्र को लेकर आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद सत्र की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। पूर्व सीएम रमन सिंह नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक नजर आ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि कार्रवाई आज से शुरू हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि आज कई विषयों को लेकर जो है सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि हंगामेदार 9 मार्च के बाद रहेगा सत्र, चूंकि आज राज्यपाल का सिर्फ अभिभाषण होगा, उसके बाद स्वागत और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। लेकिन 9 मार्च के बाद सीएम भूपेश बघेल इस बजट को पेश करेंगे सत्र में और उसके बाद कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र का आज से आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आज शुरू हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कई मसलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। कई विषयों को इसमें शामिल किया गया है। सरकार के कई ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे गोधन न्याय योजना, तमाम ऐसी योजनाएं जिन्हें शामिल किया गया, उसमें कैसे विकास किया जाए, कैसे उसमें तरक्की की जाए, वृद्धि की जाए, उन तमाम बातों को उसमें शामिल किया गया है। उसके अलावा ये भी आपको बता दें कि शराबबंदी का मुद्दा, तमाम ऐसे विषय बजट में शामिल किए गए हैं। बेरोजगारी को लेकर भी सरकार ने कई अहम प्रस्ताव शामिल किए हैं और महिला सशक्तिकरण, महिला स्वरोजगार जैसे तमाम विषयों को इसमें शामिल किया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई बिंदुओं पर जोर दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि छात्रों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तमाम ऐसे विषय छत्तीसगढ़ सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। बजट सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरू हो रहा है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन की। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है। रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, से सत्र की शुरुआत हो रही है, किस तरह से प्रारूप होंगे, किस स्टेप के साथ कार्रवाई शुरू हो रही है? आशीष, देखिए, बजट सत्र का पहला दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होनी है। हालांकि अभी सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है वंदे मातरम और राज्य गीत के साथ ही, और इस वक्त सदन के भीतर राज्यपाल अनुसुईया उइके दाखिल हो रही हैं। राज्यपाल का अभिभाषण चंद सेकंड में शुरू होना है और राज्यपाल अपने भाषण में सरकार की विकास परक योजनाओं का एक तरीके से प्रोजेक्शन जो होता है वो अभिभाषण के जरिए सदन में पेश करती हैं। चंद वक्त रह गया है जब असेंबली पर पहुंचेंगे राज्यपाल और अभिभाषण की शुरुआत राज्यपाल करेंगी। लेकिन इसके परे जाकर यदि बात करें तो आज जिस तरीके से कार्यसूची जारी की गई, कार्यसूची में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ निधन का उल्लेख भी किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि जब 23 मार्च तक सदन की कार्रवाई चल रही है तो ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त ये परंपरा रहती है कि दूसरे विषय नहीं लिए जाते, बावजूद उसके विषय लिए गए। यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, राज्यपाल पहुंच चुकी हैं और अब कुछ वक्त में अभिभाषण की शुरुआत। आशीष, आज सिर्फ अभिभाषण होगा, यानी सिर्फ औपचारिक अभिभाषण के बाद में किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्योंकि 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे, उसके बाद ही हंगामा होगा, ये कहा जाए। देखिए, फिलहाल तो राज्यपाल का अभिभाषण आज होना है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पेश किया जाएगा और जिस पर आने वाले दिनों में चर्चा की तारीख तय की गई है, जिसमें परिषद की बैठक में, समिति की बैठक में उस पर चर्चा होगी। लेकिन जो सवाल आपने किया कि विपक्ष के मुद्दों को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि 23 मार्च तक सदन की कार्रवाई चलनी है, तो अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग मुद्दे विपक्ष ने तैयार कर रखे हैं। विपक्ष उन मुद्दों को सदन में पुरजोर दिखाता नजर आएगा। क्या माना जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर किन किन ऐसी योजनाएं हैं, किन किन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार ने ज्यादा फोकस किया है बजट में? क्या अनुमान लगाया जाए? आशीष, देखिए, फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। 9 तारीख को बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पेश करेंगे और
उस वक्त बजट में सरकार किन नई योजनाओं पर काम करने जा रही है, अब बजट का खाका क्या होगा, ये तमाम तस्वीरें स्पष्ट होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार नई योजनाओं का ऐलान करती है या नहीं करती है। रीजन ये है, कारण ये है, वजह ये है कि सरकार का जो बजट है उसमें पूंजीगत व्यय का भार सरकार पर ज्यादा है बनिस्पत राजस्व आय के। तो ऐसे में सरकार आर्थिक पहलू ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राज्यपाल का भाषण शुरू हो चुका है, राज्यपाल अभिभाषण दे रहे हैं। सीधे आपको तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से राज्यपाल छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन में पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद अब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो रहा है। के पहले सत्र के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य के रूप में आप लोगों ने इस सदन की गौरवशाली परंपराओं का निर्वाह किया है, लोकतंत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जनहित तथा प्रदेश हित के प्रति आपका समर्पण अनुकरणीय रहा है। यही वजह है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं कामना करती हूं कि आप लोग इसी तरह छत्तीसगढ़ की यश पताका को ऊंचा उठाए रखेंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत ही सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे और इसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिले। मेरी सरकार वास्तव में किसानों, वन आश्रितों और मजदूरों की सरकार है, जिनके आत्मसम्मान के लिए आय और भागीदारी बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास ही भारत मंत्र बन गया है। मेरी सरकार राज्य के 8.5 करोड़ नागरिकों के सहयोग से समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कोविड-19 इस सदी के सबसे घातक महामारी के रूप में सामने आई है और इसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कार्य करने की तरीकों को, जीवन शैली को प्रभावित किया है। ये देश की मिट्टी और 130 करोड़ जनता की ताकत ही है कि जब जब भी हम पर किसी प्रकार का संकट आया है, तब तब भारत के उस संकट के सामने मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश के कोरोना की 3 लहरों का न केवल डटकर मुकाबला किया, बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाने का जो दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय लिया, वही आज सुरक्षा कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहा है। देश भर में अभियान के रूप में कोविड टीकाकरण होने से कोरोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जब
देश का नेतृत्व करने वाले हौसले के साथ फैसले लेते हैं तो जन जन की जिंदगी बदल जाती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मध्य प्रदेश तेजी से आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। लोकतंत्र की सार्थकता जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन में निहित है और मेरी सरकार ने इस सही मायने में चरितार्थ करके दिखाया है। नीति निर्माण से लेकर निर्णय लेने तक और निर्णयों के क्रियान्वयन से लेकर सरकारी योजनाओं को मॉनिटरिंग तक हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी और जनता के सहयोग ने रहा है, ताकि रासायनिक खाद की कमी से निपटने में जैविक खाद का विकल्प तैयार किया जा सके। इसके अलावा गोबर से बिजली, प्राकृतिक टेंट तथा अन्य सामग्रियों के उत्पादन और विक्रय को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय मिशन से इस अभियान को नई ऊंचाइयां मिलेगी। गुरुआ से 6 लाख मैट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण किया गया है। 3 लाख बाड़ियों का विकास किया जा चुका है, जिससे गांवों में सब्जी तथा फलों की उपलब्धता बढ़ी है। मेरी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से करने का वादा भी निभाया है। इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देने का प्रावधान है, जिसकी पहली किस्त के रूप में प्रथम भुगतान हितग्राहियों को किया जा चुका है। आदिवासी अंचलों में चाय, कॉफी, काजू, तिखुर, अलग अलग विशेषताओं वाले चावल, उच्च गुणवत्ता के फल, विदेशों में बेचे जाने वाले योग्य पोषक उत्पादकों के काम में स्थानीय लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इससे स्थानीय लोगों और उनके उत्पादकों के साथ प्रदेश को भी एक नई पहचान मिली है। मैं चाहूंगी कि मेरी सरकार के जन सशक्तिकरण के इन प्रयासों को आप सबका समर्थन और सहयोग लगातार मिले। मेरी सरकार ने वन आश्रितों परिवार को वन संसाधन के माध्यम से नई शक्ति दी है। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा करने के अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाने वाली लघु वन उपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से 4,000 रुपये राज्य की ओर से मिलाए गए, जिससे किसानों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की निश्चित सहायता प्राप्त होने लगी। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पिछले लगभग 2 वर्ष में 76,53,000 से अधिक किसानों के खातों में 15,000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। मेरी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का धुमंतु और एवं अर्ध धुमंतु जाति कल्याण के लिए तेजी से कार्य कर रही है। जनजातीय जननायकों के जन्म, जीवन, योगदानों और बलिदानों की अमर यश गाथा युगों युगों तक समाज को प्रेरणा देती रहे। इस उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में किया गया। इसी दिन मध्य प्रदेश सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन एवं मुख्यमंत्री राशन आपके गांव जैसी अभिनव योजना प्रदेश में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में समर्पित की गई। प्रदेश में समरसता के साथ पैसा कानून का भी प्रभावी क्रियान्वयन भी प्रारंभ किया गया है। सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन के लिए प्रारंभ किए गए मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन के माध्यम से प्रथम चरण में जनजातीय बाहुल्य झाबुआ
एवं अलीराजपुर जिसमें सिकल सेल स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के बाद पॉजिटिव सिकल सेल रोगियों का चिकित्सकीय प्रबंधन एवं जेनरिक काउंसलिंग कर जेनेटिक कार्ड का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास और कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार की इसी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विषय में माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है। जिन विषयों के मामले न्यायालय में लंबित नहीं है, उन विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की कार्यवाही की गई है। पंचायत निर्वाचन में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले और एक बड़े वर्ग को लोकतंत्र में अपने अधिकार से वंचित न होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने के लिए 27% आरक्षण के साथ ही निर्वाचन कराए जाने का संकल्प विधानसभा के माध्यम से सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में प्रदेश की 4 परियोजना के लिए 358 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच तथा मंदसौर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए इस वर्ष 1547 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 1498 बिस्तर के नवीन अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ऑर्थोपेडिक और नेफ्रोलॉजी तथा यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। क्षय चिकित्सालय भोपाल का यूनियन रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज में किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई तथा स्टेट एलाइड हेल्थ सेंटर की स्थापना की जा रही है। मानसिक चिकित्सालय इंदौर तथा यूनियन की सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन प्रभावधारी में मेडिसिन और स्टेट एलाइड हेल्थ सेंटर की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय रेवा, ग्वालियर आदि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की रचना की गई है। कोविड के नागरिकों की सुरक्षा हेतु टीकाकरण एक बड़े जन अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के पात्र नागरिकों को अब तक कोविड के 11 करोड़ 39 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का पहला डोज 98.4% और दूसरा डोज 95.5% नागरिकों को लगाया जा चुका है। साथ ही 15 से लेकर 18 वर्ष के कम उम्र के पात्र 85.63% किशोर किशोरियों को प्रथम डोज लगाया जा चुका है। इसी प्रकार 8,95,000 से अधिक पात्र व्यक्ति को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है। विभिन्न योजना के माध्यम से जन्म से लेकर जीवन पर्यंत बेटियों एवं महिलाओं को सशक्तिकरण में मेरी सरकार की प्राथमिकता है। लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के जन्म के प्रति परिवार और समाज की सोच को बदल कर रख दिया है। प्रदेश में अब तक 41 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी है।
बेटियों के वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित बनाने में वरदान साबित हुई है। इस योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ करने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। आज प्रतिवर्ष 2 मई को प्रदेश भर में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में 5,06,000 गंभीर कुपोषित बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी का प्रतिशत 9.2 से घटकर 6.5 और कम कर वजनों के बच्चों को प्रतिशत 42.8 से घटकर 33% हुआ है। पोषण ट्रैकर ऐप से सभी 97,135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वर्ष 1,993 नवी आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में 1,365 बाल हितग्राही को नियमित मासिक आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। आगामी वार्षिक बजट में पहली बार चाइल्ड बजट की प्रकाशित किया जा रहा है, जो कि देश में एक अभिनव पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूल योजना के प्रथम चरण में 360 विद्यालयों का सीएम राइज स्कूल में उन्नयन करने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इस वर्ष 11 नए शासकीय महाविद्यालय, 475 नए दूरस्थ शिक्षा केंद्र और 6 महाविद्यालयों में नए संकाय प्रारंभ किए गए हैं। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन स्थित विश्वविद्यालयों में एजुकेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। शासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन तथा पर्यटन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की कार्यवाही की जा रही है। ज्ञान से आदान प्रदान के लिए प्रदेश के 25 संस्थानों द्वारा 60 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से एमओयू किए गए हैं। युवाओं को शिक्षा एवं कौशल विकास के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुलभ करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान सत्र में 1,201 विद्यालयों में 2,37,000 से अधिक विद्यालयों को बाढ़ टेरेस कोरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा कोरबा जैसे 14 जिलों में यह व्यवस्था की गई है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मेरी सरकार ने जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का उपयोग व्यापक जनहित में करने के लिए अनेक सुधार किए हैं, जिसके तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त महिलाओं एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है। सही नीति और सही अमल के कारण इस निधि की औसत प्राप्ति 1,200 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए हो गई है। इसी तरह गौण खनिजों से प्राप्त राशि का 100% वितरण ग्रामीण विकास पंचायतों और स्थानीय निकायों में करने के निर्णय से विगत वर्ष लगभग 261 करोड़ रुपए इन क्षेत्रों को दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभा सदनों में कार्रवाई शुरू हो गई है। दोनों ही राज्यों के राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे। सदन की कार्रवाई लगातार जारी